हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाल विकास के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं, सामाजिक मापदंड का अनुसरण, स्वयं के सामाजिक मानदंड, समाज में बड़ों का सम्मान, या फिर सामाजिक वातावरण को समायोजित करना। दोस्तों, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ होता है ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण को समायोजित करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपना सकता है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शंस दिए गए हैं, डेविस, लुनबर्ग, रॉस या बोगार्डस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविस। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन मानदंड है जिस पर प्रश्न पत्र बनाने के बाद विचार नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं, प्रश्नों में सही उत्तर के मुख्य अवयव शामिल रहने चाहिए। ऑप्शन बी, प्रश्नों का सही उत्तर शिक्षार्थी से अवश्य मिलना चाहिए। ऑप्शन सी, उत्तर के लिए उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नों में उपयोग किया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, प्रश्न ना तो ज़्यादा कठिन और ना ही ज़्यादा आसान होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पत्र बनाने के बाद विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, प्रश्न ना तो ज़्यादा कठिन और ना ही ज़्यादा आसान होना चाहिए। अगला प्रश्न, एकाधिक शैक्षणिक तकनीकें, मिश्रित शिक्षण सामग्री, बहुमूल्यांकन तकनीकें और सामग्री की जटिलता और प्रकृति में भिन्नता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन है, शिक्षण का शाश्वत डिजाइन, उपचारात्मक अध्यापन, पृथक्कृत दिशा निर्देश, या फिर पारस्परिक अध्यापन। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं पृथक्कृत दिशा निर्देश से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे होते हैं? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्रश्नों से संबंधित है? तो ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे होते हैं? ऑप्शंस दिया गया है, अपसारी, विश्लेषणात्मक, ओपन एंडेड या समस्या हल। तो ये प्रश्न का प्रकार है आपका विश्लेषणात्मक टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत अंतर के कारण छात्र अध्ययन की आदतों के मामले में अलग होते हैं, जैसे वे विभिन्न विषयों के बारे में अपनी रुचि और दृष्टिकोण में के मामले में अलग हैं। ऑप्शन बी, वे विभिन्न चीज़ों के अध्ययन के बारे में अपने दृष्टिकोण, विश्वास और राय में अलग हैं। ऑप्शन सी, वे अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करके अपने दृष्टिकोण और उद्देश्यों में अलग होते हैं। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वैलेंटाइन के अनुसार शब्द आमतौर पर उन बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी चीज में गंभीर रूप से असामान्य है। ऑप्शंस हैं, असाधारण बच्चे, पिछड़े हुए बच्चे, असामान्य बच्चे, या फिर समस्या से ग्रस्त बच्चे। तो जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी चीज़ में गंभीर रूप से असमान होता है वो कहलाते हैं समस्या से ग्रस्त बच्चे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बाहरी समस्याएं विघटनकारी व्यवहार है जो अक्सर दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। ये हैं, क्या है ये? अब अग्रेशन, अति सक्रियता, आवेगशीलता या लापरवाही। तो इसमें से आपको बताना है क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये चारों ही कारण हैं बाहरी समस्याएं विघटनकारी व्यवहार की, जो अक्सर दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। अग्रेशन से भी, अति सक्रियता से भी, आवेगशीलता से और लापरवाही से भी। अगला प्रश्न, टाइफाइड के टीके का प्रथम डोज कितने महीने के दौरान दिया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 महीने, 5 महीने, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो ये दिया जाता है दोस्तों प्रथम डोज जो 5 वर्ष के दौरान दिया जाता है। टाइफाइड के टीके का जो फर्स्ट डोज होता है वो। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक समय, सही उत्तरों की संख्या आदि से जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर सही उत्तरों के लिए शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं तो यह एक उदाहरण बन जाता है किस चीज़ का? तो ये बन जाता है उदाहरण दोस्तों आंतरायिक सुदृढ़ीकरण का या इंटरमिटेंट रेफोर्समेंट का।
रेनफोर्समेंट का। अगला प्रश्न है, प्रजातियों में अनौपचारिक रूप से पाई जाने वाली प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं जाति वृत्तीय कार्य, व्यक्ति वृत्तीय कार्य, अनुभव या अधिगम। तो प्रजातियों में अनौपचारिक रूप से पाई जाने वाली प्रतिक्रियाएं कहते हैं जाति वृत्तीय कार्य को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के लिए अधिगम का एक नकारात्मक शिक्षक संबंधी कारक है? ऑप्शंस दिए गए हैं, घर में खराब स्वच्छता बनाए रखना, लड़कियों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव, पारंपरिक और नीरस शिक्षण शैली, या फिर घर का पारिवारिक झगड़ा। तो अधिगम का एक नकारात्मक शिक्षक संबंधी कारक कहलाएगा पारंपरिक और नीरस शिक्षण शैली। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, व्यवहार का विकास होता है किस तरह? ऑप्शंस हैं समान से विशिष्ट, विशिष्ट से समान, अनिश्चित क्रम या अप्रत्याशित। तो आंसर हो जाएगा जो व्यवहार का विकास है वो होता है समान से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु स्थायित्व की अवधारणा की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं पदार्थ, स्थान घेरना, निराकार या फिर स्थायी। तो वस्तु स्थायित्व की विशेषता नहीं है बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा निराकार, जिसका कोई आकार ही ना हो, वो वस्तु स्थायित्व की अवधारणा की विशेषता नहीं है। बाकी पदार्थ हो है, आपका स्थान घेरना वाला है और स्थायी भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैर हाजिरी की श्रेणी में नहीं होगी? ऑप्शंस हैं बच्चा कभी विद्यालय नहीं जाता लेकिन चुपके से किसी जगह पर ताश खेलने जाता है, एक बच्चा जो विद्यालय जाता है लेकिन कक्षा में नहीं जाता। तो यहाँ पे नहीं होगी, किस श्रेणी में नहीं होगी वो पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ना तो ए और ना ही बी, गैर हाजिरी की श्रेणी में नहीं आएगी। अगला प्रश्न, गंभीर रूप से मानसिक क्षीणता वाले बच्चे कैसे होते हैं? शिक्षणीय या प्रशिक्षणीय? ऑप्शन, तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रशिक्षणीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, परिवार और स्कूल के बीच संबंधों पर एफस्टीन के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, अधिक लोकतांत्रिक घरों से आने वाले बच्चों द्वारा अधिक भागीदारी दिखाई गई। दूसरा, यह बताया गया था कि जिन परिवारों में लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया जाता था वहाँ बच्चों ने अधिक स्वतंत्रता दिखाई। या फिर ऑप्शन सी, यह बताया गया कि जिन परिवारों में लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया गया था वहाँ स्कूल के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था। या फिर ऑप्शन डी, हालांकि उन परिवारों के से संबंध ऐसे बच्चों के ग्रेड जहाँ लोकतांत्रिक पैटर्न का पालन किया गया था निम्न था। तो यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, इनमें से यही सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सामाजिकरण की यह परिभाषा दी? कौन सी? कि समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो एक काफ़ी असहाय मानव शिशु को एक आत्म जागरूक जानकार व्यक्ति में बदल देता है, जो अपने समाज की संस्कृति के तरीकों में कुशल है। तो किसने दी है ये परिभाषा? ये परिभाषा दी है दोस्तों एंथनी गिडेंस ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत के तहत लार क्या थी? आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए, अनुकूलित उद्दीपन, अननुकूलित अनुक्रिया, प्रानुकूलित उद्दीपन या प्रानुकूलित अनुक्रिया। तो लार जो था दोस्तों वो है का अननुकूलित अनुक्रिया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार मुख्यतः किसके विचार से शासित था? ऑप्शन है सार्वभौमवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, अति अनुरक्ति या फिर उपयोगिता। आंसर हो जाएगा सार्वभौमवाद या यूनिवर्सलिज्म। अगला प्रश्न, रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का क्या अर्थ होता है? या मतलब जो ठोस बुद्धि का क्या होता है? ठोस बुद्धि का ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ता है, गिरावट आती है, स्थिर रहता है या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये बढ़ता है, ऑप्शन ए इंक्रीज। अगला प्रश्न, बंडूरा ने गर्व, संतुष्टि और सिद्धि की भावना को किस रूप में वर्णित किया है? ऑप्शंस हैं बाहरी सुदृढ़ीकरण, आंतरिक सुदृढ़ीकरण, बाहरी कारक या आंतरिक फैक्टर्स। तो बंडूरा ने गर्व,
संतुष्टि और सिद्धि की भावना को आंतरिक सुदृढ़ीकरण के रूप में वर्णित किया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा है? ऑप्शंस हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या फिर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो अधिगम के लिए जो प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा है वो जुड़ा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न, जन्मजात वृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू क्रिया या अनुप्रयोग से संबंधित है? ऑप्शंस हैं संवादात्मक पहलू, संज्ञानात्मक पहलू, प्रभावशाली पहलू या फिर सकारात्मक पहलू। तो पूछा है जन्मजात वृत्ति का क्रिया या अनुप्रयोग से संबंधित है, तो वो है आपका सकारात्मक पहलू। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को जनसंचार के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस हैं सामाजिक अंतर सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत, नैतिक अंतर सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक अंतर सिद्धांत। तो जनसंचार के सिद्धांत के रूप में परिभाषित पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत को जनसंचार के सिद्धांत के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, उस अधिगम का नाम बताइए जिसे समावेशी व्यापक माना जाता है और जिसका उद्देश्य भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है। तो वह अधिनियम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ऑप्शन ए ही सही है यहाँ पे। 2016 में जो एक्ट बना था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस हैं सुपाठ्य लेखन, आरेखों में बहुरंगी चौक का प्रयोग, ब्लैक बोर्ड पर सीधी रेखा या फिर प्रवाही लेखन का प्रयोग। तो कौन सा नहीं करना चाहिए पूछा है, किन बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, तो वो है ऑप्शन डी प्रवाही लेखन का प्रयोग। अगला, पियाजे के मानसिक विकासात्मक सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस चरण का बौद्धिक विकास समय के वस्तुकरण द्वारा चिन्हित है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि, प्रतीकात्मक विचार की अवधि, पूर्वधारणा विचार की अवधि या फिर सहज विचार की अवधि। तो पियाजे के मानसिक विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार पूछा है किस चरण में बौद्धिक विकास समय के वस्तुकरण द्वारा चिन्हित है, तो वो हो जाएगा आपका संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि। ऑप्शन ए पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर अडॉप्शन। अगला प्रश्न, एक श्रवण बाधित बच्चे को सीखने में काफी समय देना पड़ता है, किस में? कौन से टाइप के सीखने में? पढ़ने में, लिखने में, हियरिंग में या सुनवाई में? सॉरी, सुनवाई में या फिर लैंग्वेज में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाषा में, लैंग्वेज में। तो जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनको काफ़ी समय देना पड़ता है लैंग्वेज में, भाषा में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किसने विकास के 4 चरणों अर्थात सांवेदिक पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग या दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे ने 4 चरणों विकास के 4 चरणों का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 4 चरणों पर चर्चा की, संवेदिक पेशी, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और अमूर्त सक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाओं पर उन्होंने विकास को परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन हैं केली, आलपोर्ट, सेल्डन या सिगमंड फ्रायड। तो मनोवैश्लेषिक या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया है वो दिया है सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक संरचित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति में एक इच्छा होती है, वो इच्छा कौन सी इच्छा होती है? ऑप्शन ए उत्तेजनाओं के प्रति खराब संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया देने की, उत्तेजना के लिए त्वरित संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया देने की, या फिर ऐसी भावनाएं और मान्यताएं हैं जो उसके दृष्टिकोण का खंडन करती है। और ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तेजना के लिए त्वरित संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया देने की इच्छा होती है अत्यधिक संरचित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति की। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े परिवार या पृष्ठभूमि से संबंधित एक बच्चे को आपके विद्यालय में प्रवेश दिया गया है जो है, तब आप
ऑप्शंस दिए गए हैं। उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ी पृष्ठभूमि के अनेक विद्यार्थी हों। बच्चे की पिछड़ी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानने के लिए शिक्षक को भेजेंगे, या फिर उसे समान कक्षा में रखेंगे लेकिन उसकी विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विशेष व्यवस्था करेंगे, या फिर उसे व्यावसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे व्यावसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे। किस तरह के बच्चे को? एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े परिवार है, पृष्ठभूमि से संबंधित एक बच्चे को। अगला प्रश्न, शब्दावली सीखने का कौन सा तरीका बहुत अच्छा नहीं है? ऑप्शंस लिखना, फिल्में देखना, बात करना और पढ़ना। तो नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों ही नहीं है, लिखना और फिल्में देखना शब्दावली सीखने का अच्छा तरीका नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा गलत है बताना है, दिए गए ऑप्शन में। समय से पहले का बच्चा कमजोर होता है, तो ये तो सही है। एक समय से पहले बच्चे के अंडकोश जन्म के बाद अंडकोश की थैली में नहीं उतरते हैं, जैसा कि एक समान बच्चे के मामले में होता है, ये भी सही है। समय से पहले बच्चे का रोना और अन्य आवाज़ें कमज़ोर होती हैं, तो ये भी सही है। गलत पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका। समय से पहले बच्चे का वजन हमेशा एक समान बच्चे से अधिक होता है। अगला प्रश्न, जिस तरह से कौशल और अभ्यास का उपयोग करने की कला को सीखने के लिए दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सीखना, अर्जन, विद्वता या फिर पठन। तो उसे कहेंगे दोस्तों सीखना, लर्निंग। अगला प्रश्न, बेहतर लैंगिक समानता चाहना खालिस्तान किस लक्ष्य का एक उदाहरण है? तो बेहतर लैंगिक समानता चाहना एक उदाहरण है सामाजिक लक्ष्य का। ऑप्शंस दिए गए हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सोसाइटल या फिर पर्सनल। तो आपका हो जाएगा सामाजिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिक्षण किस किस स्तर पर और किसके अनुसार होना चाहिए? ऑप्शन, शिक्षकों के मानसिक स्तर के अनुसार, छात्रों के मानसिक स्तर, प्रधान अध्यापक के मानसिक स्तर या फिर माता पिता के मानसिक स्तर अनुसार। तो शिक्षण जो है दोस्तों वो छात्रों के मानसिक स्तर के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। पहला कथन है, एक बच्चे के लिए बोलना शुरू करना ज़्यादातर परिपक्वता से प्रभावित होता है। दूसरा, कोई भी उचित अभ्यास के बिना धारा प्रवाह और अर्थपूर्ण ढंग से नहीं बोल सकता, जो अनिवार्य रूप से अधिगम से प्रभावित होता है। इसमें सही बताना है आपको, तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और दो, दोनों ही सही हैं। एक बच्चे के लिए बोलना शुरू करना ज़्यादातर परिपक्वता से प्रभावित होता है, और दूसरा कि कोई भी उचित अभ्यास के बिना धारा प्रवाह या अर्थपूर्ण ढंग से नहीं बोल सकता, जो अनिवार्य रूप से अधिगम से प्रभावित होता है। अगला, पियाजे के व्यक्तिगत विकास के चरणों का औपचारिक संचालन चरण किस उम्र में विकसित होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या फिर 12 साल से अधिक। तो पियाजे के व्यक्तिगत विकास के चरणों का औपचारिक संचालन जो होता है वो होता है 12 साल से अधिक की उम्र में। अगला, किशोर न्याय या बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, इसमें बच्चा या चाइल्ड या कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा का नाम बदलकर किशोर कर दिया गया है। तो अगला, यह किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच के लिए स्पष्ट समय सीमा स्थापित करता है। तो ये तो सही है। यह अनाथ परित्यक्त बच्चों आदि की नई परिभाषाएं प्रदान करता है, ये भी सही है। यह बच्चों द्वारा किए गए छोटे, गंभीर और जघन्य अपराधों का सीमांकन करता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा, या फिर यह कहें कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें बच्चा या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का नाम बदलकर किशोर कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 अनुसार छोटे अपराधों में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड किस साल तक के लिए है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, 3 साल तक, 3 साल या उससे अधिक के लिए, 4 साल या 4 साल से अधिक के लिए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 साल तक के लिए। अगला प्रश्न, धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन है, संज्ञानात्मक सीखने की समस्या, सामाजिक समस्या, भावनात्मक समस्याएं। तो आंसर हो जाएगा तीनों ही। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को
तीनों ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो भावनात्मक समस्या हो, संज्ञानात्मक हो या सामाजिक। अगला प्रश्न, अस्थिर पारिवारिक स्थितियां और परिवार में संघर्ष और तनाव, परिवार में संघर्ष और तनाव बच्चों के क्या होने के कुछ कारण हैं? धीमा सीखने वाला होने के कुछ कारण हैं, कम उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चे के होने वाले कारण हैं। तो इसमें से हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, दोनों ही। अगला प्रश्न, किस विकार से संबंधित बच्चे समान दिखने वाले शब्दों की पहचान करने के लिए संघर्ष करता है, जैसे ट्रायड और टायर्ड, फ्रायड और फायर्ड आदि। तो ये अपठन विकार से संबंधित बच्चे ऐसा करते हैं, डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यवहार अनुवांशिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए, व्यवहार आनुवंशिकीविद इस विचार को स्वीकार करते हैं कि व्यवहार प्रकृति और पोषण दोनों से प्रभावित होता है। दूसरा, व्यवहार आनुवंशिकी पूरी तरह से पर्यावरणीय ताकतों द्वारा आकार लेती है। तीसरा, व्यवहारिक आनुवंशिकी का उद्देश्य व्यावहारिक भिन्नताओं पर आनुवंशिक प्रभाव के लिए अच्छे प्रमाण खोजना है। या ऑप्शन डी, व्यवहार आनुवंशिकविद संज्ञानात्मक क्षमताओं, व्यक्तित्व लक्षणों, मानसिक विकारों और अन्य स्थितियों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा, व्यवहार आनुवंशिकी पूरी तरह से पर्यावरण ताकतों द्वारा आकार लेती है। यही सही नहीं है, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे बिना किसी समस्या के एक बड़े पहिए की सवारी से लेकर तिपहिया साइकिलिंग की सवारी तक जा सकते हैं। ये किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं समावेश, समंजन, प्राथमिक चरण या माध्यमिक चरण। तो ये उदाहरण दोस्तों असिमिलेशन, समावेशन की। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? ऑप्शन है शिक्षार्थी का निष्क्रिय जुड़ाव, महत्वपूर्ण सोच, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक होना या फिर चार दीवारी के अंदर सीखना। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है दोस्तों, वो बढ़ावा देती है महत्वपूर्ण सोच को, क्रिटिकल थिंकिंग को। अगला प्रश्न, ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो जो ठोस बुद्धि होता है वो निर्भर करता है दोस्तों आपका अनुभव में, एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, यदि मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से अधिक हो तो बुद्धि लब्धि किससे अधिक प्राप्त होगी? तो यह प्राप्त होगी दोस्तों 100 से अधिक प्राप्त होगी बुद्धि लब्धि। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, कौन से परीक्षण विधि में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा उसके मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है? तो कौन से परीक्षण है या कौन सी विधि है? तो वो है दोस्तों व्यक्ति अध्ययन विधि या केस स्टडी विधि के माध्यम से ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र व्यक्ति के आंतरिक परिवेश को सशक्त करता है और हृदय गति, रक्तचाप, रक्त में शर्करा की मात्रा इत्यादि में कमी न होने देने के लिए नियंत्रित करता है? ऑप्शन है अनुकंपी, परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी दोनों, या फिर ना तो अनुकंपी और ना ही परानुकंपी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुकंपी, सिंपैथेटिक। अगला प्रश्न, शोध से पता चलता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को शैक्षणिक अवधि में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों सांस्कृतिक रूप से खराब मॉडल के रूप में, कल्चरल पुअर मॉडल के रूप में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार पारितोषिक अधिनियम को प्रोत्साहित करता है और सजा का विपरीत प्रभाव पड़ता है? उदाहरण के लिए, किसी कार्य की सिद्धि खुशी देती है और शिक्षार्थी से बार बार करना पसंद करता है। तो ये प्रभाव के नियम के अनुसार ऐसा होता है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक शिक्षक को विज्ञान में हमेशा कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के साथ निपटने में मदद करेगा? तो कौन सा तरीका होगा? तो वो तरीका है समस्या क्षेत्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एरिया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परिवर्णी शब्द राइडर एक शिक्षण और सीखने की रणनीति है जो किस प्रकार के शिक्षार्थी पर लागू होगी? ये लागू होती है, तो ये लागू होती है देखकर सीखने वाले शिक्षार्थी पर।
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में दंड जैसे सुदृढ़ीकरण नैतिक संहिता को परिभाषित करते हैं? ऑप्शन है पूर्व परंपरागत स्तर पर, परंपरागत स्तर, उत्तरार्ध परंपरागत स्तर या फिर भूतपूर्व परंपरागत स्तर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें इस चरण में दंड जैसे सुदृढ़ीकरण नैतिक संहिता को परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न, एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। यह किस सिद्धांत के तहत आता है? तो ये आता है दोस्तों आपका निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में परिवहन किया जाता है? ऑप्शंस हैं जीन, गुणसूत्र, हार्मोन या फिर डीएनए। आंसर हो जाएगा हार्मोन्स। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो इनके द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ जिनके द्वारा रुधिर प्रवाह जो होता है वो शरीर में परिवहन करता है। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा समाजीकरण प्रक्रिया का एक चरण है? ऑप्शंस हैं अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना सीखना, सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास करना या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी ही समाजीकरण प्रक्रिया के एक चरण हैं। तो ये रहे पूरे 60 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में, और जो भी टॉपिक आए हैं उन्हें आपको डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि ये प्रश्न MPSV द्वारा ऐसे ही प्रश्न आजकल बनाए जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर हल कर लें। ये सारे वीडियो जितने भी अपलोड हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इससे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं आपको तैयारी के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 60 क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व करेंगे। ये 60 क्वेश्चन जितने भी आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो पूरे इसमें कवर हो रहे हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कठिन से कठिन लेवल के जो आ सकते हैं और जो आए हैं उन पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसलिए आपको पूरे जितने भी वीडियो अपलोड हैं या फिर फ्यूचर में अपलोड होने वाले हैं वो सारे आपको एक बार देख लेना चाहिए। धन्यवाद।